बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जीएम काउंटर के बेसिक प्रिंसिपल और उसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस किया था। आज हम जीएम काउंटर की वर्किंग और वर्किंग से ही रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि आज हमने गीगर मूलर काउंटर, जिसे सिंपली जीएम काउंटर भी कहा जाता है, उसकी वर्किंग और उसकी वर्किंग से ही रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जीएम काउंटर एक गैस फिल्ड काउंटर है और इसमें हम दो तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस यूज करते हैं। एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हम नियॉन को मिक्स करते हैं ब्रोमीन के साथ, या फिर हम आर्गन को मिक्स करते हैं विद एल्कोहल वेपर्स। इन दोनों कॉम्बिनेशंस में नियॉन या आर्गन कहलाते हैं प्रिंसिपल गैस, जबकि जो हमने इनके साथ ब्रोमीन या एल्कोहल वेपर्स को मिक्स किया वो कहलाते हैं क्विंचिंग गैस। आखिर हमें क्विंचिंग गैस मिक्स करने की क्यों जरूरत पड़ी, ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग स्टडी करें तो हमारी बुक में जो कॉम्बिनेशन यूज हुआ है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रोमीन एंड नियॉन। सो हम भी इसी कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग डिस्कशन करेंगे। आपने जीएम काउंटर में फिल किया नियॉन एंड ब्रोमीन मिक्सचर को, और इस जीएम काउंटर में आपने मेंटेन रखना है लो प्रेशर और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड कुछ इस तरह। आपने ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एनोड से इलेक्ट्रोड की तरफ एक अपवर्ड और डाउनवर्ड एरो से इंडिकेट किया गया है, और लो प्रेशर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इलेक्ट्रॉन और आयंस को एक्सेलरेट करने और उनको काइनेटिक एनर्जी गेन करवाने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। डियर स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया था कि नियॉन आपके पास प्रिंसिपल गैस है और क्विंचिंग गैस है ब्रोमीन। सो जब इस मिक्सचर पर रेडियो एक्टिव रेडिएशंस इस विंडो से एंटर होंगी तो ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन आयोनाइजेशंस को कॉज करेंगी, और जब एटम्स आयोनाइज होंगे तो आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। इन पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स में से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द एनोड, लेकिन जब ये एनोड की तरफ मूव करते हैं तो रास्ते में डिफरेंट प्रोसेस को जनरेट करते हुए जाते हैं। उन प्रोसेस को ऑब्जर्व करने के लिए हम जस्ट एक इलेक्ट्रॉन पर कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन के प्रोसेस को या मूवमेंट को समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बाकी सारे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट समझ आ जाएगी। डियर स्टूडेंट, इस वक्त एक रेडियोएक्टिव रेडिएशन एंटर हुई, एक आयन और एक इलेक्ट्रॉन बना। ये आयन मूव करेगा टुवर्ड्स द कैथोड, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टुवर्ड्स द एनोड, और इस मूवमेंट के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन फर्दर एक और गैस एटम के साथ कोलाइड करेगा, उसे आयोनाइज करेगा, और आपको ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन और इमिट होने वाला इलेक्ट्रॉन जब मिला तो एक इलेक्ट्रॉन से बने दो इलेक्ट्रॉन्स, और ये दो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे तो रास्ते में फर्दर दो और एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे, आयोनाइजेशन का प्रोसेस करेंगे, और आपको इन टू इलेक्ट्रॉन से मिलेंगे फर्दर फोर इलेक्ट्रॉन्स। ये फोर इलेक्ट्रॉन जब फर्दर मूव करेंगे तो ये फोर गैस एटम्स के साथ कोलिजन के प्रोसेस से जनरेट करेंगे आयोनाइजेशन, और आपको इन फोर इलेक्ट्रॉन से नजर आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स फर्दर 8 एटम्स की आयोनाइजेशन करेंगे और जनरेट करेंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स। सो आपने ऑब्जर्व किया कि इनिशियली जब प्राइमरी आयोनाइजेशन में एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ था तो उस एक इलेक्ट्रॉन ने फर्दर एटम्स के साथ कोलिजन और आयोनाइजेशन के प्रोसेस में एक मल्टीपल इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जनरेट किया। ये प्रोसेस जिसमें आपको एक ग्रेजुअली इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, ये कहलाता है एवलांच इफेक्ट, और इस एवलांच इफेक्ट की वजह से जो आपको इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं ये कहलाते हैं कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो आपने ऑब्जर्व किया कि एक इलेक्ट्रॉन अगर फर्दर आयोनाइजेशन करे तो इतने इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप पूरे जीएम ट्यूब के अंदर इनिशियली प्राइमरी आयोनाइजेशन में जनरेट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को इमेजिन करें तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो प्राइमरी आयोनाइजेशन वाले इलेक्ट्रॉन फर्दर किस कदर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन नंबर जनरेट करेंगे, और ये इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन नंबर कहलाएगा कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होगा ऑन पॉजिटिव
एनोड। जब ये पॉजिटिव एनोड पर कलेक्ट हुए तो ऑब्वियसली ये इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एक आउटर सर्किट पर लगे हुए काउंटर पर इंडिकेट करेंगे करंट पल्स को और इनकमिंग रेडिएशन के काउंट को इंडिकेट करेंगे। यहां से आपने ऑब्जर्व किया कि जीएम काउंटर में जब एनोड पर इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होने का प्रोसेस आया तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस बना, क्योंकि जब रेडियोएक्टिव रेडिएशन एंटर हुई, आयोनाइजेशन हुई, इलेक्ट्रॉन ने फर्दर डिस्चार्ज किए और कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन बना और एनोड ने उसे कलेक्ट किया, काउंट किया, तो ये सारा प्रोसेस एक टाइम टेकिंग प्रोसेस बना, जिसकी वजह से फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ जीएम काउंटर सामने आया कि ये एक स्लो काउंटर है। ये बहुत ही स्लो काउंटिंग करता है एज कंपेयर टू द अदर काउंटर्स। लेकिन फिर भी इसे डिफरेंट जगहों पर जहां पर रेडियोएक्टिव रेडिएशंस की अमाउंट कम होती है वहां इसी को प्रेफर किया जाता है फॉर डिटेक्शन ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशंस। सो डियर स्टूडेंट, ये तो मैंने अभी आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट टुवर्ड्स द एनोड समझाई। अब हम देखते हैं आयंस को। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि गैस के जब आयंस बनेंगे तो गैस के आयंस या गैस के एटम्स इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली बहुत ही हैवी हैं। सो ये आयंस कैथोड तक पहुंचने में इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली एक बहुत ही लॉन्गर टाइम कंज्यूम करेंगे। इलेक्ट्रॉन एस्टिमेट किया जाता है कि वो जब एनोड तक आते हैं तो दे टेक टाइम 1 माइक्रोसेकंड, जबकि पॉजिटिव आयन इनके कंपैरेटिवली एक लॉन्गर टाइम लेते हैं और वो लॉन्गर टाइम है 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स। ये नियॉन के केस का टाइम है कि नियॉन के जब आयंस बनते हैं तो ये आयंस बनने के बाद कैथोड तक पहुंचने में 10⁻⁻⁴ सेकेंड का टाइम लेंगे और इस टाइम में आपका जीएम काउंटर एक इनसेंसिटिव काउंटर बन जाता है। क्यों? उसकी क्या रीजन है वो अब समझते हैं। इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचे, करंट पल्स काउंट हुई, लेकिन इसी दौरान पॉजिटिव आयन मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द कैथोड और स्लो मूव कर रहे हैं और इस टाइम में आप देख रहे हैं कि रेडियोएक्टिव रेडिएशन कंटिन्यूअसली जीएम ट्यूब में एंटर हो रही हैं, लेकिन वो कोई भी इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं कर रही जो काउंट हो और इनकी प्रेजेंस को इंडिकेट कर सके। सो इस टाइम रेडियोएक्टिव रेडिएशन एंटर हुई बट जीएम काउंटर ने कोई भी नंबर इंडिकेट नहीं किया, वही फर्स्ट काउंट ही इंडिकेट हो रही है, उसमें कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। सो इस टाइम जीएम काउंटर इनसेंसिटिव है फॉर इनकमिंग रेडिएशंस। जब तक पॉजिटिव आयन कैथोड पर पहुंचकर कैथोड से इलेक्ट्रॉन कैप्चर नहीं कर लेते उस वक्त तक आपकी इनकमिंग रेडिएशंस काउंट नहीं होगी। सो ये टाइम जिसको आपने कहा 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स जो आयंस कंज्यूम कर रहे हैं, इस टाइम को बोला जाता है डेड टाइम ऑफ द जीएम काउंटर, क्योंकि इस टाइम में रेडियोएक्टिव रेडिएशंस एंटर हुई बट दे आर नॉट जनरेटिंग एनी आयोनाइजेशन बिकॉज नो न्यूट्रल एटम्स आर प्रेजेंट इन द जीएम ट्यूब, all are ions which are moving towards the cathode. डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि पॉजिटिव आयन ने एक डेड टाइम को जनरेट किया। इस डेड टाइम के अलावा पॉजिटिव आयन एक और प्रॉब्लम भी जनरेट करते हैं और वो है व्हाइल कोलाइडिंग विद कैथोड। डियर स्टूडेंट, आपने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि जो हमने पोटेंशियल या जो आपने बैटरी अटैच की हुई है वो है 400 to 450 वोल्ट्स की, और इस स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल की वजह से एनोड और कैथोड के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आया और इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव आयन एक ह्यूज काइनेटिक एनर्जी गेन करते हुए कैथोड के साथ कोलाइड करेंगे। इस कोलिजन के प्रोसेस में ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके न्यूट्रल भी होंगे और साथ ही साथ ये कैथोड को जब अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन भी रिलीज करवाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स और ये सेकेंडरी डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पूरियस काउंट्स को जनरेट करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन के प्रोसेस से जनरेट नहीं हो रहे। ये इलेक्ट्रॉन आयंस की कैथोड के साथ कोलिजन के प्रोसेस में जनरेट हो रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन अगर एनोड में काउंट होते हैं तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन काउंट एक सुपीरियस काउंट के अंडर आएगा। अब इस स्ट्रेंज काउंट या स्पूरियस काउंट को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्विंचिंग गैस को मिक्स किया था। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको इनिशियली बताया था कि आपने क्विंचिंग गैस को नियॉन के साथ मिक्स किया, तो उसकी बेसिक रीजन यही थी जो अभी आपने स्पूरियस काउंट्स को ऑब्जर्व किया। इन स्पूरियस काउंट्स को रोकने के लिए हमने क्विंचिंग गैस को ऐड किया। क्विंचिंग गैस बेसिकली एक ऐसी गैस है जो नियॉन के कंपैरेटिवली
लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैरी करती है और ये एक मॉलिक्यूलर गैस है और इसका मॉलिक्यूल होता है एक डायटोमिक मॉलिक्यूल। डियर स्टूडेंट, अब जब रेडियोएक्टिव रेडिएशंस एंटर होंगी तो लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल वाली गैस जो कि है क्विंचिंग गैस उसको पहले आयोनाइज कर देंगी और बाद में वो आयोनाइज करेंगी नियॉन के एटम्स को। क्योंकि क्विंचिंग गैस पहले आयोनाइज हो गई है सो उसका पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स को और वो मूव करेगा टुवर्ड्स द कैथोड और नियॉन के आयन के कंपैरेटिवली वो पहले पहुंच जाएगा कैथोड के पास। सो आपने देखा कि क्विंचिंग गैस के आयन्स कैथोड के सराउंडिंग में पहले पहुंच गए हैं जबकि नियॉन के आयन्स अभी ट्रेवल कर रहे हैं टुवर्ड्स द कैथोड। सो क्विंचिंग गैस का मॉलिक्यूल जो कि अभी एक आयनिक फॉर्म में है, ये जैसे ही कैथोड के पास पहुंचेगा ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लविंग गैस होती है सो ये एक सर्टेन डिस्टेंस से ही इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब जब ये पॉजिटिव नियॉन आयन मूव करेगा तो इससे मिलेंगे न्यूट्रल क्विंचिंग गैस के मॉलिक्यूल्स। ये उनके साथ कोलाइड करेगा और इस कोलिजन के प्रोसेस में ये अपनी एनर्जी जो कि इसने गेन की है ड्यूरिंग द मूवमेंट फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये अपनी उस काइनेटिक एनर्जी का कुछ पोर्शन इन मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर कर देगा और अपनी एक लो काइनेटिक एनर्जी कैरी करता हुआ ये कैथोड से हिट करेगा और वहां से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा। इस प्रोसेस में स्पूरियस काउंट्स जनरेट नहीं होंगी क्योंकि पॉजिटिव नियॉन आयन एक लो काइनेटिक एनर्जी के साथ कैथोड के पास पहुंच रहा है। जबकि ये जब कोलाइड करता है मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ क्विंचिंग गैस के साथ तो इसने अपनी जो एनर्जी मॉलिक्यूल में ट्रांसफर की और उस काइनेटिक एनर्जी को मॉलिक्यूल यूज करता है इन डिसोसिएशन ऑफ इट्स एटम्स। जो एटम्स डिसोसिएट हुए वो फौरन ही रिकम्बाइन होकर दोबारा से मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और आने वाली रेडिएशंस के रास्ते में खड़े हो जाएंगे सो दैट दे कैन गेट आयोनाइज्ड अगेन। डियर स्टूडेंट, इस सारे प्रोसेस में आपने ऑब्जर्व किया कि क्विंचिंग गैस ने किस तरह हेल्प प्रोवाइड की टू डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द नियॉन आयंस और नियॉन की काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्विंचिंग गैस का मॉलिक्यूल पहले डिसोसिएट हुआ और फौरन ही वो रिकम्बाइन होकर दोबारा से इनकमिंग रेडिएशन के रास्ते में खड़ा हो गया और पॉजिटिव आयंस जो कि नियॉन के पॉजिटिव आयंस हैं वो जब कैथोड के साथ कोलाइड करेंगे तो वो जस्ट इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेंगे और अपने आप को न्यूट्रल कर लेंगे। लेकिन इस दफा वो कोलिजन के प्रोसेस में सुपीरियर काउंट्स को जनरेट नहीं करेंगे क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुकी होगी व्हाइल कोलाइडिंग विद द क्विंचिंग गैस मॉलिक्यूल। डियर स्टूडेंट, ये था वो पर्पस जिसके लिए आपने क्विंचिंग गैस को प्रिंसिपल गैस के साथ मिक्स किया ताकि आप सुपीरियर काउंट्स को प्रिवेंट कर सकें। इस क्विंचिंग को सेल्फ क्विंचिंग भी कहा जाता है और मोस्टली जीएम काउंटर में बिल्ट इन होता है कि उसमें क्विंचिंग गैस मिक्स हुई होती है और इस क्विंचिंग गैस की हेल्प से यानी सेल्फ क्विंचिंग की हेल्प से आप सुपीरियर काउंट को स्टॉप कर रहे होते हैं। इसी प्रोसेस को हम जनरेट कर सकते हैं एक और मेथड के साथ जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग। डियर स्टूडेंट, बेसिकली यहाँ इस टॉपिक के अंदर क्विंचिंग की दो टाइप्स को डिस्कस किया गया है। एक थी सेल्फ क्विंचिंग जैसे मैंने अभी आपको समझाया और दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग। लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग के प्रोसेस को बहुत ही रेयर यूज किया जाता है क्योंकि ये इतनी इफेक्टिव नहीं होती। किया किस तरह जाता है इसके लिए यानी इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग के लिए एनोड के पोटेंशियल को पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया जाता है और इस नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू को कैथोड के कंपैरिजन में कुछ इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि कैथोड और एनोड के नेगेटिव पोटेंशियल में डिफरेंस भी रहे यानी एक कैथोड और एनोड के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट रहे और वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आयंस को एक्सेलरेट भी करे टुवर्ड्स द कैथोड। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी कम होनी चाहिए कि जब ये पॉजिटिव आयन एक्सेलरेट हो तो ये इतनी ह्यूज काइनेटिक एनर्जी गेन ना कर सकें कि जब वो कैथोड को हिट करें तो इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन के प्रोसेस और काइनेटिक एनर्जी के ट्रांसफर के प्रोसेस में वो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट ना कर सकें। लेकिन यहाँ पर साथ ही दिमाग में एक बात आती है कि अगर पॉजिटिव आयंस स्लो हो गए तो ऑब्वियसली इस जीएम ट्यूब का तो डेड टाइम और ज्यादा इंक्रीज होगा। यस, बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि जैसे ही आप एनोड को नेगेटिव करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक लो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो ताकि पॉजिटिव आयन स्लो मूव करें और कोलिजन के प्रोसेस में वो एक कम काइनेटिक एनर्जी को कैरी करते हुए जाएं तो इस प्रोसेस में ऑब्वियसली डेड टाइम
इंक्रीज हो जाएगा। और यही वो डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग को प्रेफर नहीं किया जाता और ज्यादा प्रेफर किया जाता है सेल्फ क्विंचिंग को। सो मोस्टली जीएम काउंटर्स सेल्फ क्विंच्ड होते हैं ताकि एक एफिशिएंट वे में आप क्विंचिंग के प्रोसेस की हेल्प से स्पीरियस काउंट्स को प्रिवेंट कर सकें। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था कि किस तरह आपका जीएम काउंटर एक प्रिंसिपल गैस और एक क्विंचिंग गैस की हेल्प से एनोड पर कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करवाता है और वो कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन एक करंट पल्स जनरेट करके इनकमिंग रेडिएशंस को इंडिकेट करता है। डियर स्टूडेंट, इस जीएम काउंटर के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं और वो डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि जब ये कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सो जीएम काउंटर एक स्लो काउंटर है। और सेकंड इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये आने वाले अल्फा बीटा और गैमा डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, क्योंकि जो भी रेडिएशन एंटर होगी वो आयोनाइजेशन करेगी और इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली जनरेट होंगे और वो इलेक्ट्रॉनिक काउंट पल्स इंडिकेट करेंगे। सो अल्फा बीटा और गैमा की अमाउंट को अलग अलग डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। और थर्डली ये कि ये लो एनर्जी रेडियोएक्टिव रेडिएशन एंटर हो या हाई एनर्जी रेडियोएक्टिव रेडिएशन एंटर हो, दोनों केसेस में आयोनाइजेशन तो हो जाएगी। सो दोनों केसेस में जब आयोनाइजेशन हो गई तो जीएम काउंटर ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पल्स की हेल्प से, जो कि कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जनरेट हुई, उस इलेक्ट्रॉन पल्स से काउंट रेट इंडिकेट कर देगा। लेकिन ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि ये काउंट रेट लो एनर्जी की वजह से है या हाई एनर्जी की वजह से है। सो इसके तीन डिसएडवांटेजेस हैं। एक ये कि ये स्लो काउंट रेट इंडिकेट करता है, सेकंड ये कि ये अल्फा बीटा और गैमा को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, तीसरा ये कि ये अल्फा बीटा और गैमा की डिफरेंट एनर्जीज को भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। सो इन डिसएडवांटेजेस की वजह से जीएम काउंटर को सिर्फ उन जगहों पर प्रेफर किया जाता है जहां पर आपके पास रेडियो एक्टिविटी का रेट कम हो और आपको स्लो काउंटिंग से कोई फर्क ना पड़ रहा हो, यानी आपको फास्ट काउंटिंग की रिक्वायरमेंट ना हो। वो जगह जहां पर रेडियो एक्टिविटी की अमाउंट ज्यादा है और आपको फास्ट काउंट रेट चाहिए, उसके लिए प्रेफर किया जाता है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर को, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरह सॉलिड स्टेट डिटेक्टर की हेल्प से आप एक फास्ट काउंटिंग जनरेट कर सकते हैं। बट टिल देन, अल्लाह हाफिज।